अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जव्बार। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मैं लाया हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, टॉप कॉलेज फॉर बॉयज इन कराची का मैथ्स का प्रीलियम पेपर 2025 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ काइंडली हाइलाइटर और इस तरह की चीजें रख लें जो लिखने में भी मददगार हो और समझने में भी मददगार हो, क्योंकि समझने वाला पेपर थोड़ा बनाया है आदमजी वालों ने और समझने में फिर थोड़ा टाइम भी लगता है और कुछ लिखना भी पड़ सकता है बीच बीच में। 20 MCQs होती हैं मैथ्स के पेपर में। और एक अच्छी खबर है इस आदम जी के MCQs वाले सेक्शन में कि ज्यादातर एक्सरसाइज बुक की हैं, तो इसलिए कम वक्त लगेगा। फर्स्ट MCQ है द रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा इज इक्वल टू। चैप्टर नंबर 1 में से आगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, वर्ड टू वर्ड ये वैसे एक्सरसाइज की है। अगर आप इसकी वजह पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसका आंसर है 1। सर बता दें, अभी आपने पूछ लिया है तो बता देता हूँ भाई। रियल पार्ट निकालने का तरीका ये होता है कि जो आपके सामने एक्सप्रेशन दी हुई है उसकी कॉन्जुगेटिंग कर दें, यानी उसका साइन बदल के आयोटा वाले का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो जल्दी से ऊपर सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू माइनस आयोटा 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर और अपॉन में भी हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर। इसकी रीजन ये होती है कि डिनोमिनेटर शुड बी फ्री फ्रॉम आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1, तो -1 इंटू -1 हो गया +1 और अपॉन में माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये भी माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस का 1। अब आपको मिल गया जवाब के रियल पार्ट पूछा था उसने। रियल पार्ट ये होता है जिसमें आयोटा ना आ रहा हो, तो 1 आ गया इसका आंसर, ऐसे आया। गुड हो गया। उसके बाद दूसरी MCQ जो है ये भी चैप्टर नंबर 1 की है। अच्छा, इसका प्रोसीजर जो है वो एक थ्योरम है, उससे भी आप कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये MCQs थ्योरम से जल्दी हो जाएगी बनिस्बत इसकी सॉल्यूशन करने से। तो थ्योरम में आपको पेज नंबर बता देता हूँ, उससे कर लीजिएगा। इसका आंसर भी है ऑप्शन 1। अच्छा, OMR शीट मिलेगी आपको MCQs के लिए, तो उसमें ABCD ऑप्शन होगा, ये स्टेरिक वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास ABCD लिखा हुआ होगा, तो आप अपनी तैयारी उसी ABCD के लिहाज से कीजिएगा, स्टेरिक के लिहाज से नहीं कीजिएगा। स्टेरिक का वर्जन जो है ये ओल्ड हो गया है, जब OMR शीट नहीं होती थी। सही जनाब। ये पेज नंबर है 16 और 17। इस पे ये आपको मिल जाएगा, ये जो है रिजल्ट नजर आ रहा होगा मेरे हाथ के साथ, ये पेज नंबर 17 पर है। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने का तरीका है ऐसी एक्सप्रेशंस का जिसके ऊपर आपके एक्सपोनेंट्स हों। जैसे ये नजर आ रहा है, इसमें पावर 2 आ गई, -2 आ गई। तो अगर आप इसको इस फॉर्मूले से करेंगे तो फौरन हो जाएगा, वरना ये पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लंबे तरीके से। चॉइस आपकी है, वरना ऐसी MCQs बदलती नहीं है, क्योंकि इसको बदलने का मतलब होगा पूरा बच्चा सॉल्व करे लंबा चौड़ा। अगली MCQs मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर 2 में से आ गई। के जो है वो अगर एक रियल नंबर है, ये भी वर्ड टू वर्ड है, इसकी मैं टेक्निक आपको मॉडल पेपर वगैरह के साथ भी बता चुका हूँ। जल्दी से बता दूं, ये रिवर्स हो जाएगा, ABC है तो CBA हो जाएगा, और के ऊपर ट्रांसपोज नहीं आएगा क्योंकि के रियल नंबर है। रियल नंबर जो होता है गिनती होती है, गिनती को ट्रांसपोज नहीं कर सकते। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, उसको क्या ट्रांसपोज करेंगे? ट्रांसपोज होता है रो और कॉलम, ये रिवर्ट हो जाते हैं। इसकी टेक्निक ये होती है कि इसमें जिस तरतीब में लिखा है उसको उल्टा कर दिया। यहाँ पे लिखा होता है ACB, तो आप CA और B करके रिवर्स वाला ऑप्शन ढूंढते हैं, और ट्रांसपोज सब पे
इंडिपेंडेंटली आएगा। इनवर्स की भी यही टेक्निक होती है, जैसे इनवर्स वाला दे दे अगर ए बी इनवर्स, तो वो बराबर हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी रिवर्स हो जाएगा और इंडिविजुअली सब पे ट्रांसपोज या सब पे इनवर्स आ जाएगा एज द केस में भी। आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, अच्छा ये डेफिनेशन वाली एक एमसीक्यू जरूर आनी है, तो ये आप लोग जरूर जो है इसकी प्रैक्टिस कर लें। आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स वो होती है जिसमें स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ओरिजिनल एक्चुअल मैट्रिक्स के बराबर होती है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी, ये सारी जो है डेफिनेशन आप पक्की कर लें, क्योंकि इसकी एक जरूर आ रही है डेफिनेशन जो है डिफरेंट मैट्रिसेस की। बुक में सारी एक जगह है, अगर आप वहां से करना चाह रहे हैं तो मैं पेज नंबर बता दूं, आप उस पेज पे पहुंचेंगे, सारी आपको लाइन से 1 बाय 1 डेफिनेशन मिल जाएगी मैट्रिसेस की। ये जनाब पेज नंबर 29 30 पे लाइन से आती जाएंगी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, आइडम्पोर्टेंट, नीलपोटेंट, लाइन से आती जाएगी। पेज नंबर 22 29 30 31। ये रेफरेंस भी दे रहे हैं सर जी, बात फायदा उठा ले भाई, ऐसा आपको लेक्चर वीडियोस कम मिलेंगी जिसमें से वो अपनी वीडियो बनाने की फिक्र ना कर रहा हो, कम से कम वक्त की ये फिक्र कर रहा हो कि स्टूडेंट समझ के करें। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये है चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स की। इसका तरीका ये होता है, ओरिजिन हो गया आपका 0 0 0, तो इसका फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस एनीथिंग इज दैट थिंग। तो अब जैसे 3 का स्क्वायर करें 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करें 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करें 25 आ जाएगा। अगर हाँ यहाँ पे भी ओरिजिन के अलावा कोई पॉइंट होता फिर माइनस करके डिफरेंस करके जो आता है उसका स्क्वायर करना, क्योंकि 0 माइनस की वजह से यहाँ पे बचत हो रही है, सर डायरेक्ट डायरेक्ट आपको स्क्वायर करके दिखा रहे हैं। अब ये हो गया 25 प्लस 16 41 प्लस 9 50, रूट में 50 आ गया, 50 के पेयर बना लीजिए जल्दी से, 2 25 5 5 और फिर 5, 5 रूट 2 का पेयर बन गया। ये आ गया जनाब ऑप्शन नंबर 2। देख रहे समझ के करें, याद कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, वरना बहुत सारा याद करेंगे दिमाग उबल जाएगा, आपके ऊपर है। अच्छा ये एमसीक्यू जो है भाई पूरी जो है अभी हमने दिल्ली वैली के कॉलेज में भी किए, मॉडल पेपर में भी। ए डॉट बी बस जीरो कब होता है, जल्दी से बता रहा हूँ भाई, कि जब थीटा 90 हो, क्योंकि डॉट वाले फॉर्मूले में कॉस आता है, तो कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए पूरा जवाब जीरो हो जाएगा। तो इसमें सिंपली ए डॉट बी, ए बी बचेगा, तो सिंपली समझेंगे मल्टीप्लाई करते हैं बस ए बी को, तो जो जवाब आएगा वो हो जाएगा उसका जवाब 10 टू द 20, एकदम सिंपल एज दैट। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ये जो डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज की, कि सीक्वेंस ऐसा फंक्शन हो जाए जिसका डोमेन जो है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हों। सही है। लेट आर बी द कॉमन रेशियो, अगर आर कैप ग्रेटर देन 1 हो तो फैल रही होगी वो ज्योमेट्रिक सीरीज, तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट सीरीज होती है जो आर 1 से बड़ा हो। इसलिए आपने देखा होगा कि हम जो क्वेश्चन भी करते थे ये वाला फॉर्मूला लगा के ए ओवर 1 माइनस आर, इसमें आर जो है इसेंशियली 1 से छोटा होता था, तभी हम इसको कन्वर्जेंट जी पी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते थे, तभी उसका सम आ जाता था। डाइवर्जेंट का सिर्फ एमसीक्यूज बन सकता है ग्रेटर देन 1 है। इसके बाद उसने चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस सीरीज में सवाल दे दिया कि अगर 100 इंटू एन की पावर 0, एन की पावर 0 तो बेटा 1 हो गया, तो बस 100 को अब डील करें कि 40 से लेकर 46 तक, 40 से लेकर 46 तक कितनी गिनतियां बनती है बेटा, गिने 6 बनती हैं, 40 41 42 43 44 45 46, तो अब इस 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें जो जवाब आ जाए। अच्छा ये एक्सरसाइज की नहीं है, ये दिमाग से करें, यहाँ पे जो गिनती होगी बस उसका जो है आप टोटल करके ये देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, 100 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, उस तरह। द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर कैन ऑल्सो बी इक्वल टू, चैप्टर नंबर 6 आ गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, कि इसको हम किसी एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो तरीका बताइए। तो जिन लोगों ने परम्यूटेशन पढ़ा हुआ है और कॉम्बिनेशन, उनको ये निकालना आता है। इसकी टेक्निक बताओ, इस तरह की जो एमसीक्यूज है इसकी टेक्निक ये होती है कि आप रिवर्स करके सवाल करें, रिवर्स करके मतलब यानी आंसर से क्वेश्चन पहुंचे।
जैसे रैंडमली मैं आपके लिए करूं 20 और 4, 20p4। बस आपके पास फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता था p का जवाब। सही है। अब यहाँ पे n को 20 रख दें, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 4 से क्या आ जाएगा 16 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल मतलब 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16, नीचे बचा 16, ये कट गया 16 फैक्टोरियल। इसका मतलब है देखिए ये 19 से आ रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। चेक कर लें, जब फर्स्ट करें 19 होता तो देखिए 19 19 18 17 बच जाएगा और बाकी कैंसिल हो जाएगा। इसका ऑप्शन हुआ ये। अच्छा, इस तरह के जो होंगे ना, इसकी एक टेक्निक और भी बता दूं, एप्टीट्यूड की तैयारी आगे भी आप लोगों को करनी है। ये जब इस तरह की कंटिन्यूटी में गिनती हो ना, अच्छा इसमें एक आदमजी वाले ने धोखा भी दिया हुआ है, वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए, वरना डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यही इसका मतलब होगा 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16। ये तो पता है ना, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तरतीब बदलने से, सीक्वेंस बदलने से आंसर नहीं बदलता। तो अब ये वाली जो तरतीब होती है ना जिसमें कंटिन्यूटी में, वो पी यानी परम्यूटेशन का ही केस बन सकता है। ये कॉम्बिनेशन जो है इट इज समथिंग एल्स। इसके अंदर एक ये भी आ जाता है, अगर आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद हो। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसमें यानी इसका जो एन आर होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, आर भी अलग से होता है इसमें ज्यादा। ये जो आएगा ना, इसकी वजह से इसका आंसर इस तरह कंटिन्यूटी में नहीं आएगा, कुछ आगे पीछे बचेगा। तो ये भी इसकी टेक्निक मैंने बता दी। बाकी आप लोग समझदार हैं कि प्रैक्टिस करें या याद करें। टू टीम्स आर प्लेइंग अ मैच, चैप्टर नंबर 6 का प्रोबेबिलिटी का आ गया। दो टीमें खेल रही हैं, तो सिंपल बच्चों वाला सवाल बताएं जल्दी से। तो एक जीतेगी एक हारेगी, 50-50, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 50-50। मैथमेटिकल इंडक्शन में पी एन का मतलब क्या है? अच्छा इसमें ये बता दूं, इसमें काफी सारी एमसीक्यूज जो है ना मॉडल पेपर की भी है। तो मॉडल पेपर अपलोडेड है मेरा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप टैली करेंगे तो लगेगा काफी सारी मॉडल पेपर में से भी दे दिए आदम जी वालों ने। इसका मतलब होता है प्रोपोजिशन, इसलिए हम लिखते हैं प्रोपोजिशन फॉर n इक्वल टू के, फॉर n इक्वल टू k+1 इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। p का मतलब प्रोपोजिशन। चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम, इसमें देखिए सारी टर्म्स पॉजिटिव है कंटिन्यूटी में, नजर आई? तो इसको यूं समझे कि ये 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है उसको रिकॉल करें। इसमें अब खुली हुई एक्सपेंशन को क्लोज करना है यानी सिंप्लीफाई करना है, रिवर्स। अब रिवर्स का तरीका ये होता है कि इसमें देखिए सारी टर्म्स प्लस है, इसको पहले पकड़ेंगे, प्लस प्लस प्लस। तो इसका मतलब है कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों माइनस होनी चाहिए, यानी बेस और इंडेक्स दोनों माइनस हो। एन जो है ढूंढे 2 वाला, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें दो में है, 50-50 हो गया। अब इससे कैसे पहुंचे सर? इसमें देखिए प्लस माइनस, तो ये ऑल्टरनेट करता जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसमें दोनों माइनस हैं, नजर आया? तो ये माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस देता जाएगा। इससे पता चला कि इसका ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बुक की वर्ड टू वर्ड नहीं है। इसमें अगर यहाँ पे ऑल्टरनेट होता साइन तो ये वाला लेते, फिर क्या बनी कि ऑल्टरनेट साइन हो तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। अच्छा पावर कभी प्लस मत ले लीजिएगा, पावर प्लस इसलिए नहीं लेंगे कि पावर अगर प्लस थी तो उसकी तो डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। मैट्रिक 9 क्लास जैसे अगर पावर में 3 होती है तो आपको पता ही कि 4 टर्म्स निकलती है। 3+1 यानी n+1 से 3+1 से 4 टर्म्स। पावर में अगर 99 लिखा हो तो 100 टर्म्स होती है। कैसे? क्योंकि ये हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 ग्रेटर देन द इंडेक्स यानी n पावर। हमेशा इस तरह की जो एक्सपेंशन होगी जो इनफाइनाइट एक्सपेंशन होगी, देख रहे हैं डॉट 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 का, ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन। इनफाइनाइट एक्सपेंशन जो है ना सिर्फ दो ही सूरतों में आ सकती है, या तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हो, अब इसमें सब में चारों ऑप्शन नेगेटिव है, सही है। अगर इसमें प्लस होती तो फौरन उसको डिस्कार्ड कर देते, ये आपको बता रहा हूँ, टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ। या अपॉन में हो, यानी इस तरह की पावरें होंगी तो भी इनफाइनाइट टर्म्स ही निकलेंगी, फ्रैक्शनल पावर्स, रैशनल। एवरी फंक्शन इज, चैप्टर 8 आ गया फंक्शंस एंड ग्राफ्स। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। अच्छा ये जो आई है ना, एक ये सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ये डेफिनेशंस होती हैं
वो चाह रहा है आपसे टीचर के डेफिनेशन भी मैथ्स की पढ़े, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट समझते हैं बस मैथ्स जो है क्वेश्चंस करने का नाम होता है। नहीं बेटा, मैथ्स भी जो है थ्योरी से फॉर्मूले बनते हैं, फिर फॉर्मूलों से क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट जो है कोई चीज आसमान से नाजिल नहीं हुई है पढ़ाई में। डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन डोमेन रेंज, इसके तो पूरे पूरे क्वेश्चन है, लेकिन इसकी ट्रिक बता देता हूँ। डोमेन तय होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, ये वैनिश हो रहा हो, यानी ये फंक्शन को गायब कर रहा हो। तो इसका तरीका होता है कि आप इस 4x माइनस 5 को 0 लेके चेक करें, क्योंकि अपॉन में 0 का मतलब हो जाता है एनी वैल्यू अपॉन 0 इज इंफिनिटी, यानी वैनिश या अनडिफाइन, यानी फंक्शन डिफाइन से हट रहा है। अब इससे निकल के आ जाएगा जो x, वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो 5/4 आ जाएगा x। अच्छा, ये भी बुक की नहीं है, तो जरा समझ समझ के वो वाली करें खास करके। और ये आदम जी वालों ने अच्छा किया कि रैंडमली बुक की है, रैंडमली नहीं है, ताकि स्टूडेंट डॉज में भी आए और ना भी आए। चैप्टर 9 पूरा रिड्यूस हो गया भाई, तो उसकी एमसीक्यूज नहीं आएंगी। चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से शुरू हो गई। इसका जो है अलाइड एंगल्स का अगर आपको पता हो, तो ये 5/2 प्लस 90 प्लस थीटा का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है कॉस, और पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यानी इस तरह देखा जाता है ये कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस, तो इसका मतलब कॉस पॉजिटिव आएगा। वैसे इसकी तफसीली वीडियोस आपको चैप्टर 10 के सॉल्यूशन में मिल जाएंगी जेजेसी के प्लेटफॉर्म से, अगर देखना चाहिए। चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ये भी देखें थ्योरी वाली आ गई, एक डेफिनेशन वाली, कि एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा सर्किल जो तमाम वर्टिसेस से गुजरता है किसी सर्किल, यानी ये केस, ये भी इसके सर्किल के ऊपर, ये भी, इसको कहा जाता है सरकम सर्किल। एक इसके बदले भी होता है, वो होता है इन सर्किल। इन सर्किल भी होता है। इन सर्किल ऐसा होगा कि जिसमें सर्किल अंदर होगा, इन सर्किल, सर्किल अंदर, ये इन सर्किल है। और एक ई सर्किल भी होता है, उसमें बाहर की तरफ एक्सटर्नली टच कर रहा होगा किसी एक साइड को ट्राइंगल की, तो ये होता है ई सर्किल, एस्क्राइब्ड सर्किल। इसमें लेकिन 3 तरह के होंगे, R1 R2 R3 करके रेडियस। तो ये जरा तफसीली है, लेकिन मुख्तसर बता दिए कि ई सर्किल इस सूरत में आएगा, ई सर्किल। और ट्राई सर्किल तो कोई या तो साइकिल होती है या बाइसिकल होती है, ये कोई चीज ही नहीं है, ये फेक न्यूज है। ई सर्किल और इन सर्किल और सरकम सर्किल तो सर्किल की टाइप्स है। ट्राई सर्किल से कुछ और फीलिंग आनी चाहिए, कोई साइकिल वाइकिल है। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ भाई, क्यों मजाक करूंगा, आप लोग ए और A1 वाले बच्चे हो भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आर आर R1, यानी आर होता है इसका, कैपिटल आर होता है इसका, और R1 R2 होता है इसका, ठीक है। अब इसका एक तरतीब होती है कि कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है। अब इसकी टेक्निक बताऊं, स्मॉल आर जो है ना सबसे छोटा होता है, और ये देखने से भी लग रहा होगा कि जब सर्किल ट्राइंगल के अंदर आएगा तो पिचक जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब सर्किल खुल के बाहर जाएगा ट्राइंगल के, तो उससे बड़ा हो जाएगा, कॉमन सेंस से भी बता रहा हूँ। और जब खुले हुए ट्राइंगल के बाहर की तरफ वो सर्किल होगा, तो वो तो सबसे ही बड़ा होगा। बात ही खत्म हो गई, क्या सीखने की, ये तरतीब याद रहेगी, तरतीब याद रहेगी। तो अब आप देखिए तरतीब में ही दिए हमें, तो ये 1 2 3 हो जाएगा, लेकिन इसको रटे नहीं भाई, ये तो पूरा सेक्शन सी का एक सवाल बन सकता है, एक्सरसाइज में है भी 11.4, अगर आप खोलेंगे ये प्रूफ का सवाल है, इन्होंने दे दिया एमसीक्यूज में। लेकिन अब ये शफल कर दिया, R1 को इधर कर दे, कैपिटल आर को राइट पे कर दे, तो आपको 1 3 2 ढूंढना पड़ेगा। रिवर्स कर दे, R1 इधर कर दे और स्मॉल r राइट पे कर दे, तो 3 2 1 ढूंढना पड़ेगा। खेलिएगा इस वाली एमसीक्यू से, इसको रटिएगा नहीं। ये जो बताया ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे आप खुद ही खेल सकते हैं कि सबसे छोटा सर्किल कौन सा, तो उसका रेडियस रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्डिंग सबसे छोटा। आखिरी 2 एमसीक्यूज आ गई चैप्टर 12 की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक मुश्किल सा चैप्टर था, लेकिन कोई बात नहीं। साइन इनवर्स निकालने आप कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर इसका जवाब दे देगा -30 डिग्री। अब बच्चा परेशान,
कि सेक तो कैलकुलेटर में होता नहीं है, क्या करें? नो टेंशन, सेक को आप कॉस बना के कैलकुलेटर चला देंगे ऐसे। इसकी भी आसानी बता दूं, कॉस ऑफ माइनस थीटा एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, होता है कॉस थीटा। ये आप कैलकुलेटर में डाल दें 1/cos30। और आसान कर दूं, दिमाग में है तो सारी बचत हो जाएगी। cos30 होता है √3/2, 2/√3 का ऑप्शन पकड़ लें जल्दी से कोई सा। कैलकुलेटर भी नहीं चलाना पड़ा, ये बता रहा हूँ अगर आप मेरी तरह दिमाग में वैल्यूज रखे हुए हो। फिर बता दूं भाई, साइन इनवर्स निकालने कैलकुलेटर से या दिमाग से, क्योंकि साइन इनवर्स हाफ देखे 30 होता है, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ -30 हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर नहीं चला। अब सेक कैलकुलेटर में बटन ही नहीं है, या तो बटन जो है कैलकुलेटर में साइन का है या कॉस का है या टेन का है। ये मिटा हुआ लगा होगा, सर ने बहुत इस्तेमाल किया है। ये साइन कॉस टेन है, यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ डिलीट से ऊपर वाली सेकंड रो फंक्शन की पैड की। अब ये साइन कॉस टेन जो है ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक कॉसेक कॉट आएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक ये है कि कैलकुलेटर को ना खराब करें, जो लिखा हुआ आपकी कॉपी पे है उसको रेसिप्रोकल करें और कैलकुलेटर में फीड कर दें सीधा सीधा, फीड कर दें cos30, कॉपी पे उल्टा करके लिख दें, समझे कहानी? ये चीज। पीरियड ऑफ दिस, पीरियड देखे निकलता है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसके पीछे 3 लिखाओ 4 लिखाओ 10 लिखाओ कुछ भी लिखाओ, उससे मतलब नहीं होता है। पीरियड ये डिसाइड करवाता है जो एंगल होता है, चाहे साइन का चाहे कॉस का चाहे सेक का। अब आपको पक्का पहले ये याद हो कि साइन और कॉस जो है इसके पीरियड्स हैं 2π, और जो टेंजेंट है इसका पीरियड है पाई। अब अगर ये याद हो गया तो इसके रेसिप्रोकल के भी यही पीरियड होंगे, यानी ये साइन कॉस का अगर ये है तो यही जो है वो कॉसेक और सेक का भी पीरियड है, ठीक है, पक्का हो गया, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो पीरियड थोड़ी उल्टे होंगे। टेंजेंट जो है उसका अगर पाई है तो इसका मतलब है कि कॉट का भी यही होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो आपको एंगल दे देना, उस एंगल को उस वाले पीरियड के साथ रख के उल्टा कर दे बस। अब जैसे यहाँ पे उसने दे दिया x/3 और है क्या पीछे सेक लिखा हुआ, तो पहले सेक के स्कैनिंग में पहुंचे 2π, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x/3, ठीक है, x/3। अब आप यूं समझे इसको कि x/3 जो है उसका रेसिप्रोकल जो होगा, यानी अब ये x तो एंगल है, इसको देखें सिर्फ 3 को, तो ये हो जाएगा 3 × 2π, इससे इसका पीरियड आप पहुंचा तो समझे कहानी? यानी कि जो एंगल होता है ना, अब जैसे यहाँ पे 2x/3 लिखा होता तो आप 3/2 कर देते, ये यहाँ पे अगर लिखा होता 3x तो 3 को उल्टा कर देते अपॉन में 1/3, ये इसकी थीम है, समझ गए? तो इस तरह हो गया 3×2 = 6। ओके, तो ये 20 MCQs मजेदार भी थी और दिमागी भी थी, मिक्स फ्रूट, क्योंकि इसमें बुक प्लस विदाउट बुक मिक्स थी। अरे चले क्योंकि अब सेक्शन बी और सी का जायजा, कि कितने सवाल आदम जी वाले ने बुक से दिए और कितने नहीं दिए, और एक्सरसाइज में से दिए कि एग्जाम्पल में से दिए या रिव्यू एक्सरसाइज में से दिए, और हम प्रैक्टिस करें कि नहीं करें, साथ में सर बताते रहेंगे इंशाल्लाह कि ये इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड पेपर है कि नहीं है। चले भाई, आपके लिए आधा से ज्यादा काम मैंने किया हुआ है, बाबा थोड़ा सा बस काम करेंगे, बुक उठाएं और मार्किंग करते जाएं, उस पे ADAM लिखते जाएं आदम, कि जब भी रिवीजन करेंगे, अब तो बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब है, तो उसमें आपको ये देख के पता चलेगा कि ये आदम जी वालों ने दिया था। गॉट इट? अब जैसे ये 1.1 यानी चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का बुक का वर्ड टू वर्ड सवाल दिया 9 का 2, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करना, बिल्कुल एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट सवाल है, करें प्रैक्टिस। अच्छा, जहां जहां ब्लू है इसका मतलब है वर्ड टू वर्ड वैल्यू टू वैल्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और जहां पे ग्रीन आएगा इसका मतलब या तो वो एग्जाम्पल है या रिव्यू एक्सरसाइज है या आउट ऑफ ट्रेंड हमारे अनसीन क्वेश्चन है जो हम आमतौर पे नहीं देखते हैं। लेकिन इस पेज पे गौर करें, ज्यादातर ब्लू है, इसका मतलब है कि ज्यादातर बुक का एक्सरसाइज का सवाल आ रहा है आदम जी के पेपर में, और मोर लाइकली बोर्ड एग्जाम में भी। इतने सारे जो और लगे हुए नजर आ रहे हैं मैंने बॉक्स कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए वीडियो देखने में। ये एक तरह का गेस पेपर हो गया, आदम जी वालों ने एक तरह का गेस पेपर प्रैक्टिस पेपर बना दिया। किस चीज के लिए? कि बच्चे जो है देखिए एक ही चैप्टर के दो दो सवाल और करके थोड़ी इतना आएंगे, ये है कि इससे आप प्रैक्टिस देखें अपनी जजमेंट के, मुझे इसमें से ज्यादातर आता है। लीनियर फैक्टर्स की शक्ल में इसको रिजॉल्व करें, वैसे ये 1.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस तरह के मैंने निकाले हुए, और एग्जाम्पल की लिस्ट भी मेरा जाके
टारगेट गैस पेपर जेजेसी का जरूर देख लीजिएगा, जेजेसी का टारगेट गैस पेपर, क्योंकि उसमें भी मैंने पूरी प्रैक्टिस शीट बनाई हुई है मैथ्स की तरीके से कि कौन कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से रिव्यू एक्सरसाइज के। लेकिन उन स्टूडेंट का सवाल के सर एग्जाम्पल हम ना करें तो एक्सरसाइज बहुत सॉलिड और पक्की करें मैक्सिमम, तब सेफ हो जाएगा, यानी चॉइस कटेगी नहीं, बचेगी इंशाल्लाह। ये उन लोगों का सवाल है कि आप मुझसे काइंडली व्हाट्सएप पे या कमेंट में नहीं पूछिएगा कि सर एग्जाम्पल करना जरूरी है, रिव्यू एक्सरसाइज करना जरूरी है, तो उसका जवाब आ गया उस वक्त जरूरी नहीं है कि आपने फिर एक्सरसाइजेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके इंपॉर्टेंट तरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सॉलिड घोल के प्रैक्टिस करके हजम किए हुए तब आप एग्जाम्पल को और रिव्यू एक्सरसाइज को छोड़ सकते हो। आवाज क्लियर पहुंच गई? सबसे शेयर कर लीजिएगा जो परेशान है कि मैथ सर बहुत मुश्किल लगती है या बहुत लेंदी है। 2.1 का वैल्यूज निकालने का सवाल बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड है। उसके बाद 2.2 का ये आइडेंटिटी को प्रूफ करने का सवाल, ये भी एक्सपेक्टेड है। एक्सपेंडिंग के बगैर 2.4 बिल्कुल 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सेक्शन बी के लिए, यानी जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगती है, इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, ये सवाल कुछ लोगों को करना नहीं आता है, तो इसको अगर नहीं करना आता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे मंगा लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन काफी लोगों को इसका सॉल्यूशन नहीं करना आता है, ये समझ नहीं आता है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है जब इसको आप सॉल्व करता हुआ देखेंगे, वरना एक्सरसाइज में वर्ड टू वर्ड मौजूद है, अगर आपका सॉल्यूशन है तो देखते हैं और प्रैक्टिस कर लें। प्रोजेक्शन वाला सवाल यहाँ से चैप्टर 3 आ गया। अच्छा, एक चीज बता दूं, जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम में कि ये तरतीब में चैप्टर्स की एमसीक्यूज और तरतीब में चैप्टर्स के सेक्शन बी सी में क्वेश्चन हो रहे, ये शफल हो सकते हैं। प्रोजेक्शन का सवाल 3 चैप्टर वेक्टर्स में, अच्छा देखिए चैप्टर 2 बहुत क्रूशियल है, डू और डाई चैप्टर है, 2 शॉर्ट आएंगे 1 लॉन्ग आएगा, इसको छोड़ने की सोचिएगा मत बिल्कुल भी। चैप्टर नंबर 2 को चैप्टर 3 में से 1 लॉन्ग आएगा और 1 शॉर्ट आएगा। आदम की वाले ने 2 शॉर्ट दे दिए चैप्टर 3 में से, चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट नहीं आएगा, 1 शॉर्ट आएगा। प्रोजेक्शन वाला दिया इन्होंने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर 3.5 नहीं बल्कि इन्होंने और ज्यादा लगा दिए, एक ही सवाल है इतने सारे, एक ही सवाल में 2 और, वरना आमतौर पे 1 और लगाते हैं। आई टेक माई वर्ड्स बैक, इन्होंने 2 नहीं दिए चैप्टर 3 में से, 1 ही दिया है और 2 दफा लगा दिया, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड सवाल ही दिए इन्होंने। अच्छा, ये वाले जो सवाल है एपी का, ये थोड़ा सा मुझे अनइम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये है थोड़ा सा 4-5-6 लाइनों का, करना चाहें तो कर सकते हैं। एम बिटवीन 2 नंबर्स एंड जीएम। अच्छा, कुछ लोग मुझसे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर चैप्टर 4 में से लॉन्ग नहीं आएगा, आर यू श्योर? मैंने कहा बेटा मुझे क्यों श्योरिटी पूछ रहे हो, आपको श्योर होना चाहिए। सर जवाब भाई बहुत सोच विचार की बातें कर रहे हैं, आपके मुस्तकबिल से थोड़ी जो है खेल रहे हैं, तो आपको मेरी बताई हुई चीज पे शक आ रहा है तो बहुत अफसोस की बात है बच्चों। सर जवाब आपको टीचर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं कि मैं यकीन की बातें बता रहा हूँ। चैप्टर 4 में से नो लॉन्ग क्वेश्चन, नो डाउट, नो शक 2025 के लिए बोल रहा हूँ, न्यू मॉडल पेपर और न्यू पेपर पैटर्न और न्यू रिड्यूस सिलेबस अकॉर्डिंगली। तो जो चैप्टर 4 को कर रहे हैं करें जरूर, क्योंकि सेक्शन बी में इसमें से सवाल आएंगे और ठीक है, और इसमें 2 आएंगे, क्योंकि अब लॉन्ग में से हट गया ना, तो यहाँ पे 2 पार्ट आएंगे चैप्टर 4 के, 2 पार्ट्स इन सेक्शन बी। एएम वाला भी इंपॉर्टेंट है और एचपी वाला भी इंपॉर्टेंट है, 4.8 का 4.3 का, सही है। ये वाले को बस मैंने अनएक्सपेक्टेड किया, इन्होंने और ज्यादा लगाए कि आप लोग परेशान ना हो रहे। उसके बाद जो इन्होंने एक और भी और लगा के दे दिया है जो कि ज्योमेट्रिक मीन का फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ये सारे इंपॉर्टेंट है सवाई 1 के मेरे ख्याल से, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत मुश्किल सवाल नहीं हो जो थोड़ा मुझे हल्का लग रहा है। अच्छा जनाब, ये देखिए ये बुक की सॉल्व एग्जाम्पल आ गई अचानक से, ग्रीन पेन से लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अगर आप करना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं इसको वोट नहीं दे रहा हूँ, वरना देखिए एग्जाम्पल को मैं इंपॉर्टेंट देखिए इस वाले को डबल टिक लगाया, लेकिन इसको नहीं लगा रहा हूँ, तो यानी मैं सोच के बोल रहा हूँ, ये नहीं बस हवा में टिक लगाया जा रहा हूँ। डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड इसेंशियल बिल्कुल 6.2,
लेकिन मेरा जो अंदाजा इस साल का है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, कि 6.3 की अहमियत थोड़ी सी ज्यादा है 6.2 के मुकाबले में 2025 के लिए। यानी अगर आप में से कोई मैथ्स में थोड़ा परेशान है, वो 6.3 पहले पक्की करे, टाइम और दिमाग बचने की सूरत में 6.2 की प्रैक्टिस करे। मशवरा दे रहा हूँ, 6.4 तो छोड़िएगा ही नहीं, लॉन्ग प्रोबेबिलिटी का लाजमी सवाल है उसमें। मैथमेटिकल इंडक्शन का इन्होंने एग्जाम्पल में से दिया, और ये बिल्कुल देखें, ऐसी एग्जाम्पल बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है भाई, प्रैक्टिस करें। और एक्सरसाइज का जो उन्होंने मैथमेटिकल इंडक्शन का दिया 7.1 का, वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करें। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 बड़ा कीमती है, उसमें शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, चैप्टर 3 भी। वैसे मेरी वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने मैथ्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई, वरना मेरा टारगेट गैस पेपर तो घोल के पी लें इंशाल्लाह, 90 प्लस की कहानी और इवन 100 तक पहुंचा सकती है आपकी। 8 चैप्टर में 8.1 और 8.4 ग्राफ जाएगा सेक्शन सी में ज्यादा मोर लाइकली, लेकिन 8.2 ये जो है ना डोमेन रेंज वाली, ये इधर उधर हो सकता है अगर वक्त के साथ मामला चेंज हुआ तो। सही है, ये वेरीफाई द रिजल्ट है, वेरीफाइड नहीं। अच्छा, इसका मैं क्वेश्चन नंबर लिखना रह गया गालिबन, ये 8.2 में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में। सही है, ये वाला जो पार्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4 8.2 का, उसके अंदर पार्ट है, वो आप देख लीजिएगा बुक में। ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे चैप्टर 10 चैप्टर 9 पूरा रिड्यूस हो गया है भाई। चैप्टर 10 में से उसने ये सवाल दिया है वैल्यू वाला, इसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, मुश्किल नहीं है, बस ये आउट ऑफ ट्रेंड सवाल जब आते हैं बच्चा परेशान होता है। ये सवाल इसके साथ एक्सपेक्टेड है, जिसमें उन्होंने कॉट अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने का। अच्छा, दो एक साथ निकालने को नहीं दे सकता सेक्शन बी में, एक देगा, लेकिन बीच में और लगा दिया उसने। बोर्ड में ये और नहीं लगे हुए होंगे इतने सारे, मेक इट वेरी श्योर। तो ये सेक्शन बी जो है वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा पेपर है, एक्सपेक्टेड भी है, आदम की टॉप कॉलेज भी है। सेक्शन सी, अब गौर से देखेंगे सेक्शन सी, बल्कि इसमें भी कुछ पार्ट बाकी है, क्योंकि इतने और लगा दिए तो मुझे ये अंदाजा ही नहीं हो रहा है पेपर खत्म कब होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल चैप्टर नंबर 11 आ गया, बिल्कुल एक्सपेक्टेड, 11.3 एरिया में से एक पार्ट आना है। और इसी में से उन्होंने और भी 11.3 बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज और हॉट की एक्सरसाइज है, इसमें दो ही सवाल इंपॉर्टेंट मैंने निकाले, वो दोनों ये देखिए इन्होंने भी दे दिए, इसकी प्रैक्टिस करने हाथों हाथ एक लग गया तो ये 4 मार्क्स खड़े हैं बच्चों वाले। अच्छा, ये सवाल जो है इसमें मैंने सर्किल लगा रहा है, सर्किल का मतलब है कि ये सरप्राइज क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये जो दो सवाल लिखे, एक ग्रीन से रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर 11 का, और एक ये ब्लू का सर्किल लगा के टेंजेंट हाफ फॉर्मूला। अगर आप लोगों को ये सवाल करना आता है तो ठीक, नहीं करना आता है तो मैं इसकी हिंट दे रहा हूँ, करके बताइएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। टेंजेंट हाफ एंगल फॉर्मूला ये होता है बेटा, टेंजेंट हाफ एंगल फॉर्मूला, टेंजेंट अल्फा बाई 2 एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, ये ठीक है। इसके बाद एस भी आता है, क्योंकि ये समझे कि कॉस अपॉन साइन के फॉर्मूले को मिला दें, मिक्स कर दें, ठीक है। इसी तरह इसका टेंजेंट बीटा बाई 2 का फॉर्मूला जो होगा वो होगा जनाब एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। अच्छा, गैमा फॉर्मूले से नहीं निकालिएगा, गैमा इससे निकाल लीजिएगा, गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस जो थ्योरम था सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ये जो अल्फा बीटा यहाँ से आया होगा उसको यहाँ पुट करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो आपका तीसरा एंगल आ जाएगा, उसके लिए हाफ एंगल ना लगाएं। समझे कहानी। अब सर ये करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे बेटा कि ये ए बी सी नजर आ रहे हैं, यानी लेंथ ऑफ साइड्स दी हुई है, इन लेंथ ऑफ साइड से आप पहुंच जाए सेमी पैरामीटर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तक। एस निकाल लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके, आ जाएगा कुछ सिंपली, यानी इस तरह ये जो वैल्यू दी हुई है 13 प्लस 16 प्लस 23 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ जो आएगी वैल्यू उसको ए माइनस करवा दीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आई इसमें से बी माइनस करा दीजिएगा, और यहीं पे जो वैल्यू आएगी उसमें से सी माइनस करवा दीजिएगा, ठीक है। यानी जबानी बता दूं क्या जल्दी से, 16 29 49 52 अपॉन 2, यानी ये 26 आ रहा है, ठीक है।
अब इसका मतलब ये है कि इस 26 में से आप माइनस करा देंगे ये 13, 26 में से आप माइनस करा देंगे ये 16 और 26 में से माइनस करा देंगे ये 23। अब ये जस्ट पुट एंड गेट का सवाल बन गया, लेकिन बच्चे छोड़ देंगे कि अरे ये तो हम करके नहीं गए थे, इंपॉर्टेंट नहीं था। फॉर्मूले लिस्ट याद करेंगे तो फॉर्मूले की एमसीक्यूज भी आ सकती हैं। अब जैसे ये सारी वैल्यूज जो आई ना, जस्ट पुट एंड कैलकुलेटर, यानी अब देखें यहाँ पे s माइनस बी की जगह ये 10 रखे, s माइनस सी की जगह 3 रखे, मल्टीप्लाई कर दें 10 3 30। उसके बाद नीचे s 26 रखे, उसको मल्टीप्लाई करें 13 से, डिवाइड करके रूट लें, जो आंसर आएगा इसमें बस ये गलती ना करें जो सिली मिस्टेक कर देता है बच्चा, ये जो आएगा अल्फा बाई 2 आएगा इस पूरे का जवाब। इस रूट को जो कैलकुलेट करेंगे उसका टेन इनवर्स लेने से एंगल जो आएगा ये अल्फा बाई 2 होगा। सही है। इस अल्फा को निकालने के लिए वैल्यू जो आई इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे पहली 2 को उधर ले जाते हैं और उसके बाद इनवर्स लेते हैं, ये ब्लंडर हो गया बहुत बड़ा मैथ्स का। इसका तौबा करें, ये ना करें भाई, मैथ्स इतनी तबाह। यानी पहले इनवर्स लेंगे फिर उसके बाद, क्योंकि समझिए हाफ एंगल फॉर्मूला है तो हाफ एंगल पहले देगा ना, कॉमन सेंस। हाफ एंगल देगा तो उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो फुल एंगल देगा। गॉट इट, दैट्स इट। अब इसी तरह बीटा निकाल लीजिएगा और जब ये दोनों आ जाए तो इसको 180 में से माइनस कर दीजिएगा सम करके, तो 3 एंगल आ जाएंगे। और यही उन्होंने पूछा था, सॉल्व द ट्राइंगल। बस शर्त जो बांधी है, अगर आपने इसको कोसाइन लॉ से या साइन लॉ से किया तो वो क्रॉस मार के 0 फारिग कर देगा, तो कहेगा कि मैंने ये शो पीस देखने के लिए दिया था, मजाक में दिया था। बाउंड कर रहा है तो आपको लॉ ऑफ टेंजेंट, सॉरी लॉ ऑफ टेंजेंट मुझसे निकल गया, आपको हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट यूज करना ही करना है। लेकिन अगर आप पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो शर्त के साथ कभी आया नहीं, इसीलिए मैंने इस सर्किल लगाया हुआ है कि ये सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि ये मैंने प्रीलियम पेपर में पिछले सालों में भी बहुत देखा है, इसलिए मैंने देखा इसका हिंट भी दिया कि जिन्होंने अब पिक किया इसको करें। और ये बुक का ही सवाल है, आंसर बुक से मैच कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि सर हो गया या नहीं हो गया। अच्छा, इसके नीचे वाला जो सवाल है ये रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में अक्सर बच्चे जा ही नहीं रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि ए बी सी ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं, उनके एंगल्स के रेशो 1 2 3 हैं, तो उनकी लेंथ के रेशो बताएं। यानी इसमें सवाल ये दे रहा है और के बाद कि हम आपको एंगल का रेशो दे रहे हैं अल्फा बीटा गैमा का 1 2 3। सही है। ये क्वेश्चन में किसकी हिंट दिए जा रहा हूँ, आपको कुछ पता चल रहा है भाई? ये क्वेश्चन नंबर 2 के 13 की हिंट दे रहा हूँ, आदमजी कॉलेज की, और ये उसी का और है, यानी 13 का ही। सही है। और इसकी बुनियाद पे वो लेंथ ऑफ साइड्स का रेशो मांग रहा है। यहाँ तक समझे? ओके। अब इसके लिए तरीका ये होगा कि 3 एंगल अगर वैल्यू में आ गए तो 3 साइडें वैल्यू में आ जाएंगी, वैल्यू में आएंगी तो रेशो आ जाएगा। ठीक है। अब कैसे करें सर? इसको लेट कर लेते हैं। लेट कर लें आप अल्फा को सिरा पकड़ने के लिए थीटा, पहला एंगल थीटा है, तो इसका मतलब है कि अल्फा 1 टाइम है तो बीटा उसका ट्वाइस है और गैमा उसका थ्राइस है। इससे सिरा मिल गया मुझे कि इसका मतलब है बीटा हमारा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा और गैमा जो है हमारा 3 थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 टाइम है तो उसका ट्वाइस और थ्राइस। यहाँ तक गॉट इट। अब ये जो ऊपर आपको एक थ्योरम बताया था 180 वाला, ये लगा दे, सिरा मिलने जा रहा है इस सवाल का कि इन एनी ट्राइंगल एबीसी सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180। ठीक है। अब जल्दी से इसके अंदर रख दें थीटा, यहाँ रख दें 2 थीटा, यहाँ रख दें 3 थीटा, यहाँ पे रख दें 180। ठीक है। तो ये आ गया 3 2 5 और 1 6 थीटा इज इक्वल टू 180। सही है। इसका मतलब है ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 अपॉन 6। ठीक है। इसका मतलब हो गया 6 3 18 और 0, यानी ये एक सिरा मिल गया मेरे पास थीटा। और क्या थीटा सपोज था बेटा, याद रहा? बेहतरीन। इसका मतलब ये मेरे पास सिरा आ गया अल्फा का। अब अगर आप जाग रहे हैं मेरे साथ सिर्फ तस्वीरें खींच रहे तो देखिए अच्छा नहीं कर रहे भाई, के पिक लेके भाग रहे हैं। अल्फा इक्वल टू 30 आ गया तो इसका मतलब बीटा जो है वो 2 थीटा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई, सॉरी फॉर दैट, हो जाता है टेक्निकल। अल्फा आ गया तो अब इससे बीटा आ सकता है ट्वाइस करके, क्योंकि सपोज किया था, और फिर इस तरह गैमा आ सकता है थ्राइस करके, सपोज किया। इससे ये पता चला कि ये राइट ट्राइंगल बन गया। अब ये क्यों निकाला सर एंगल? एंगल तो नहीं पूछ रहा है वो, एंगल इसलिए निकाला बेटा क्योंकि एंगल निकलेगा तो अब साइड्स का रेशो निकल के आ जाएगा साइन लॉ से, क्योंकि साइन लॉ बड़ा कीमती है।
11.2 एक्सरसाइज का ये सवाल समझे बन गया कि अब इसकी मदद से हम ये कर सकते हैं इस तरह कि अब साइन लॉ का फॉर्मेट यूज करें ये वाला, इसमें से ए और बी एक तरफ कर लें तो आपके पास रेशो आना शुरू हो जाएगा इस तरह। ये कह रहा था मैं कि साइन ऑफ 30, अब क्योंकि अल्फा बीटा आ गया तो अभी रख सकते हैं हम यहाँ पे। अब साइन 30 जो है 1/2 है, साइन 60 √3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/√3 आ गया, यानी कुछ पता चला ए और बी का रेशो आ गया मेरे पास 1/√3। अब लाइक वाइज आप बी और सी वाले का निकाल लें ऑल्सो करके। बी और सी का आ जाएगा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा से, ठीक है। अब इसमें साइन बीटा रख दे साइन 60 और साइन गैमा रख दे साइन 90। अब इससे क्या होगा भाई, √3/2 आ गया साइन 60 और साइन 90 आ गया 1, तो इसका रेशो बन गया आपके पास बी रेशो सी, √3 और 2 कंबाइन कर दें तो आंसर आ गया 1:3:2, यानी हमारा रिक्वायर्ड आंसर के रेशो ऑफ साइड्स। तो समझ में आया, मजेदार सवाल है, इसकी चॉइस मत छोड़िएगा, मैंने हिंट इसलिए बल्कि हिंट क्या पूरा कर दिया, इसको फेयर करेंगे आप वर्टिकल ऊपर से नीचे इस तरह नहीं करेंगे जो मैंने कम जगह में सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए आमने सामने कर दिया, ऊपर वर्टिकल नीचे की तरफ जाएंगे पूरा। और ये आपका सवाल माशाल्लाह, और ये टेंजेंट वाला भी करके बताइएगा जरूर कि यहाँ पे ये जो हमारे एंगल आ रहा है वो आंसर मैच हो रहा है अल्फा बीटा गैमा का। रिस्पॉन्स दिया करें बेटा ताकि आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी, मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी, हमारी बैलेंस रहे एनर्जी। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अच्छा ये दोनों मॉडल पेपर के वर्ड टू वर्ड सवाल है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मेरा अपलोडेड है, उसमें मैंने इन दोनों को सॉल्व करके दिखाया, देखिएगा। वरना ये एक्सरसाइज का वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है 12.1 का, 12.1 का, और इसमें नीचे वाले को मैंने एक्सपेक्टेड करार दिया है, ऊपर वाले को नहीं, ठीक है। अब सेक्शन सी देख लेते हैं, उसका छुट्टी। सेक्शन सी में एक अच्छी बात यह है कि इनके ज्यादातर सवाल वर्ड टू वर्ड है, लेकिन सेक्शन सी बड़ा डिसाइसिव होता है भाई हर पेपर का। बार बार मैं अपनी हर वीडियो में बोल रहा हूँ, डराने के लिए नहीं भाई, बताने के लिए, जगाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो केस है बड़ा कीमती है। देखिए इसमें ज्यादातर ग्रीन लिखा हुआ है, यानी एक्सरसाइज से हट के एग्जाम्पल में से दे रहे हैं, आदम जी वाले भी और बोर्ड पेपर वाले भी। सेक्शन बी में देखिए ज्यादातर ब्लू से था, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं तो एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। इनवर्स निकालने का सवाल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 57 पर। गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन में मुकाबला है, इसलिए सिर्फ माइंडसेट नहीं कीजिएगा कि हम गॉस जॉर्डन ही करेंगे, दोनों कीजिएगा प्रैक्टिस, फिर तय कीजिएगा कि क्या पोजीशन बनी हमारी। उसके बाद ये तो लॉटरी लग गई भाई, मैं तो हैरान हूँ आदम जी वालों पे, उन्होंने क्या यानी ये देख रहे हैं आप 3.5 का जस्ट पुट एंड गेट वाला क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल दे दिया है, लेकिन एग्जाम्पल में है। यकीन करें आधे पेज का नहीं, 8 मार्क्स की लॉटरी लूट लें। और 3.1 का ये सवाल बहुत एक्सपेक्टेड है, मैंने भी दिया हुआ है, आप भी कर लें। उसके बाद इस पे मैंने लिखा लाइक आदम जी वालों ने थोड़ी वैल्यूज बदली है, वैल्यूज बदलने को बदलना नहीं कहते हैं, आप वैल्यू बदल के फीड कीजिएगा उसी क्वेश्चन नंबर 15 6.3 के, और क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ये है जनाब प्रोबेबिलिटी का सवाल, यानी 6.4 में जाके ढूंढिएगा ये आप जाके क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 30। वैल्यू बदली भी होगी, वैल्यू बदलने को बदलना नहीं कहते हैं, आप जाके पुट कीजिएगा उसी फॉर्मूले में इन वैल्यूज को लेकर, सही है, और इंशाल्लाह आपका आंसर आता जाएगा। और इससे भी एक वेकअप कॉल दे रहा है आदम जी वाला कि वैल्यूज रट के या गाइड बुक की बुक लेके मत जाना इम्तिहानी कमरे में, कुछ बच्चों फंस सकते हो कि उसने वैल्यू बदली दी और आपने उस पर गौर ही नहीं किया, छाप के आ गए, और बाहर आके किसी दोस्त ने कहा कि बेटा चेंज हुआ था। अब आगे के अल्फाज में यहाँ बोल नहीं सकता जो स्टूडेंट फिर बोलता है अपने दोस्त को। अच्छा ये 7.3 का लगा हुआ सवाल है, उम्मीद है कि आ जाएगा इंशाल्लाह बोर्ड में भी। प्रूफ का आ जाए तो कम टाइम में हो जाएगा, ऊपर वाला प्रूफ आ जाए तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन एक ही एक्सरसाइज 7.3 एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये आगे ग्राफिकली, और ये अक्सर टीचर कह रहे हैं कि ग्राफ वाला 8.4 का सेक्शन सी में जाएगा। 10.4 का सवाल और 10.3 का दोनों का आ सकता है, इसलिए आप ये माइंडसेट ना करें कि सेक्शन सी में सिर्फ 10.4 का आएगा, और दो पार्ट भी आ सकते हैं
4+4 मार्क्स का। तो ये सारे तैयार रहिएगा, चैप्टर 10 के लिए बोल रहा हूँ, बाकी का तो सेट है मामला, यानी स्प्लिट कर देगा क्योंकि 10 चैप्टर में छोटे बड़े दोनों तरह के सवाल है। अच्छा, 12.4 में से तो उसने एक्सरसाइज का अच्छा वाला सवाल दे दिया, लेकिन एग्जाम्पल में से उसने ग्राफ दिया है। अब यहाँ पे जरा टेक्निकल इशू है कि एक ही पेपर में 2 ग्राफ सेक्शन सी में आएंगे या नहीं। मेरा मानना ये है कि ये वाला ग्राफ सेक्शन बी में जा सकता है, क्योंकि ये हल्का ग्राफ है, और चैप्टर नंबर 8 वाला ग्राफ सेक्शन सी में ही रहेगा। बाकी वक्त बताएगा इंशाल्लाह। फीडबैक जरूर दिया करें, और जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं वो करके बताइएगा जरूर। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत से ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।